हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा, बोली एवं उपभाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, ये सब हम समझाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग जो भी हम यहाँ बताएंगे उसको बाकायदे लिख देंगे। उससे आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग बाद में भी अगर चाहें तो उस नोट्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं। क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद आप भूल सकते हैं, क्योंकि पढ़ना जो है कि वो मौखिक हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब नोट्स बनाए रखेंगे तो ये मान के चलिए बाद में आप जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे पढ़ाया गया है, इसकी परिभाषा क्या है, तो उसको समझ जाएंगे। इसलिए देखिए, तैयारी वाले करने वाले बच्चों को हमेशा नोट्स बनाना चाहिए। जब नोट्स बना रहेगा तो बाद में उस नोट्स को देखकर वो बिना कोचिंग किए भी उस नोट्स के सहारे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाषा। देखिए, भाषा क्या होता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, यानी संचार का एक माध्यम है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने भाव विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, चाहे वो बोलकर, चाहे सुनकर, चाहे जैसे भी वह अपने भाव और विचार को दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। तो लिखिए आप लोग, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, या कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ है, भाष का अर्थ है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, या भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी आप कह सकते हैं कि अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा। तो भाषा एक माध्यम है, यहां लिख सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं, यहां लिख सकते हैं, भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अब देखिए, कुछ इसमें पॉइंट लिख लीजिए। भाषा, यहां लिख लीजिए, भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से संचार का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने भाव और विचार को सबके सामने प्रकट करें या पहुंचाएं, या दूसरे के भाव और विचारों को खुद से सुने, वही भाषा होता है। तो भाषा एक प्रकार का संचार का प्राथमिक वाहक है। यानी कि भाषा अगर नहीं है तो आप संचार नहीं कर सकते। यानी कि अपने शब्दों का, अपने भावों का किसी को बता नहीं सकते। अपने भावों को प्रकट करने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज की संस्कृति को दर्शाता है। भाषा जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं समाज की संस्कृति को दर्शाता है। यानी भाषा के माध्यम से पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार से है, उसका बोल वचन किस तरह से है,
उसकी संस्कृति क्या है, उसके देश की संस्कृति क्या है। यानी भाषा के माध्यम से हमें मालूम हो जाता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व किस तरह से है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। अगला नोट्स में लिखिए पॉइंट 3 में, भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। भाषाएं यानी कि भाषाएं जो होती हैं, भाषाएं देश की संस्कृति का विकास करती हैं। यानी भाषा से ही देश की संस्कृति का विकास होता है। भाषा के माध्यम से देश की संस्कृति का विकास होता है। देखिए, भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। यानी भारतीय का जो संविधान है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दर्जा मिला है, भाषा का दर्जा मिला है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? देखिए, बोली क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र विशेष यानी किसी छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम लोग बोली कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मथुरा में दूसरी भाषा है, कन्नौज में दूसरी भाषा है, बिहार में दूसरी भाषा, दिल्ली में दूसरी भाषा। तो इन छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है उन्हीं को हम लोग बोली कहते हैं। तो आप नोट्स में लिख लीजिए कि एक छोटे क्षेत्र विशेष में, एक छोटे क्षेत्र विशेष, एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही, एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। जैसे बोली के अंतर्गत अवधी हो गया, अवधी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, ब्रजभाषा हो गया, भोजपुरी हो गया। ये सब क्या है? ये सब बोली है। यानी किसी छोटे छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं? देखिए, एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि बोली में कभी भी साहित्यिक रचना नहीं की जा सकती। यानी बोली में साहित्य रचना नहीं होती। इसे आप नोट कर लेंगे कि बोली में साहित्यिक रचना नहीं हो सकती। यानी कि बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती। फिर भी कहीं कहीं अपवाद है। जैसे अपवाद में क्या है? अपवाद में क्या है? देखिए, ब्रज भाषा जो है एक बोली है, लेकिन इसमें कई साहित्यिक रचना हुई है। अपवाद में लिख लीजिए। अपवाद में है कि ब्रज भाषा एक बोली है, किंतु इसमें साहित्यिक रचना हुई है। देखिए, जो ब्रज भाषा है एक प्रकार की बोली है, लेकिन इसमें साहित्यिक रचना हुई है, ये अपवाद है। लेकिन आप नोट करके याद रखें कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती। यानी अधिकतर बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती है। कुछ बोलियां हैं जो अपवाद के रूप में है, जिनमें जो है कि साहित्यिक रचना हुई। देखिए, यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 180 मिलियन लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जो हिंदी है, हिंदी को लगभग 180 मिलियन लोग जो हैं भारत के, वो मातृभाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और 300 मिलियन से ज्यादा लोग, 300 मिलियन से ज्यादा लोग दूसरी भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी भाषा के
रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए हम इतना लिख रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा कि भारत में 180 मिलियन से भी अधिक लोग हैं जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, और 300 मिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में, दूसरी भाषा का मतलब क्या है, जैसे देखिए, जैसे अगर देखा जाए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में देखिए वहां की प्राथमिक यानी मातृभाषा क्या है, मराठी। मातृभाषा क्या है, मराठी। लेकिन वहां दूसरी भाषा क्या है, प्राथमिक भाषा तो वहां मराठी हो गई, लेकिन दूसरी भाषा वहां पर भी हिंदी है, दूसरी भाषा हिंदी है। इसी प्रकार जैसे चले जाइए आप कोलकाता चला जाइए, पश्चिम बंगाल, तो वहां पहली भाषा क्या है, बंगाली है, लेकिन दूसरी भाषा वहां हिंदी है। तो ऐसे कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पहली भाषा तो दूसरी है, वहां की क्षेत्रीय भाषा जो है, लेकिन दूसरी भाषा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी का। तो लगभग देखा जाए तो 300 मिलियन से अधिक लोग जो हैं वो हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। एक चीज और आप लोग नोट करेंगे कि भारत के अलावा हिंदी भाषा सबसे अधिक किस देश में बोली जाती है, तो यहां लिख लीजिए कि भारत के अलावा सबसे अधिक हिंदी बोला जाने वाला देश, यानी कि भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, तो वो देश है नेपाल। दूसरे नंबर पर है मॉरिशस, यानी कि सबसे अधिक अगर देखा जाए हिंदी तो भारत में बोला जाता है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद मॉरिशस है। ऐसे करके बहुत से देश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। देखिए अब हम आप लोगों को बताएंगे कि भाषा के कितने रूप हैं। तो देखिए भाषा के दो रूप हैं। एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप, यानी भाषा का मौखिक रूप और भाषा का लिखित रूप। देखिए पहले आप देखिए मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप, इसके अंतर्गत क्या है कि भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। जैसे हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है, या किसी के द्वारा सुन रहे हैं वो भाषा का मौखिक रूप है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे वार्तालाप करना, कहानियां बताना किसी को, या कहानियां सुनना, ये सब भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रख देना है कि भाषा का जो मौखिक रूप है इसे केवल जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे लोग बोल सकते हैं। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भाषा का लिखित और मौखिक दोनों रूप बोल सकते हैं, लेकिन जो भाषा का मौखिक रूप है उसे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ लोग हैं, ये दोनों पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हैं, ये दोनों लोग बोल सकते हैं। तो भाषा का जो मौखिक रूप है ये ऐसा है कि जिसमें हम अपनी भाव और विचार को बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। देखिए यह भाषा का अस्थायी रूप है, तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए। लिखिए भाषा का वह रूप जिसे हम लोग सुनकर समझते हैं, जिसे हम लोग बोलकर कह दीजिए या सुनकर समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। यानी भाषा का वह रूप जिसे हम लोग बोलकर या सुनकर समझते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लिख लीजिए, जैसे भाषा का मौखिक रूप क्या होता है, वार्तालाप। जैसे दो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, 4 लोग 6 लोग 8 लोग बैठे हैं वार्तालाप कर रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। कहानी कविता इत्यादि ऐसे कई हैं जो भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का अस्थायी रूप है,
अच्छा, अस्थाई का मतलब क्या है? अस्थाई का मतलब है कि यहाँ स्थायी रूप से नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं इस समय, अगर हम उसे वाणी के द्वारा बोल रहे हैं तो वो स्थायी नहीं है, बोलने के बाद वो खत्म हो गया। लेकिन जब यह भाषा का लिखित रूप होता है तो उसको लिख दिया जाता है, कॉपी में नोट कर दिया जाता है। तो आप बोलिए या ना बोलिए, वो आपका जो बोले हैं वो लिखा गया है, तो उसी को हम लोग लिखित रूप कहते हैं। तो इसे हम अस्थायी रूप कहते हैं, क्योंकि बोलने के बाद उसकी वैल्यू नहीं है जब तक उसे लिखेंगे नहीं। देखिए, भाषा का लिखित रूप क्या होता है? भाषा का लिखित रूप भाषा का लिखित रूप उसे कहते हैं जिसको हम लिपि चिन्हों के द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं, और वह भाषा का स्थायी रूप होता है। जैसे देखिए, अगर हो गया आपको ग्रंथ पाठ्य पुस्तकें, जैसे ग्रंथ हो गया, पाठ्य पुस्तकें हो गई, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? भाषा के लिखित रूप है, और यह स्थायी रूप होता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। स्थायी रूप क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब हम किसी भाषा को लिख कर रख देते हैं, जैसे अगर रामायण आप पढ़ रहे हैं, तो अगर भाषा का लिखित रूप न होता तो क्या रामायण आज होता? आज रामायण जिंदा न होता। कहने का मतलब रामायण हमको पढ़ने में न मिलता, महाभारत हमको पढ़ने में न मिलता। और जो हम विद्यालय में जाते हैं, पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे गणित का पुस्तक हो गया या इतिहास का पुस्तक हो गया, किसी भी विषय का पुस्तक हो गया, तो जब उसको लिखा गया है तब हम उसको पढ़ पाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं लिखित रूप और अस्थायी रूप। अगर लिखा न गया होता तो आज हमको पढ़ने में नहीं मिलता। तो देखिए, लिखित रूप होता है भाषा का वह रूप जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा का स्थायी रूप कहते हैं। देखिए, अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? देखिए, लिपि क्या होता है? जैसे किसी भी भाषा को अगर हम लिख रहे हैं तो उसकी भाषा के जो वर्णमाला होते हैं, यानी कि उन भाषा में जिन जिन वर्णों का प्रयोग होता है, उस वर्णमाला के लिखे हुए चिन्ह को, यानी वर्णमाला के जो चिन्ह होते हैं, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वर्णमाला को लिखने के ढंग या चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। और अगर कहा जाए तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग या कह सकते हैं चिन्ह को लिपि कहते हैं। यानी किसी भाषा के लिखने के ढंग को, लिखने के क्या? लिखने का मतलब वर्णमाला को लिखने की, यहाँ लिख सकते हैं कि वर्णमाला को लिखने के ढंग को, किसी भाषा के वर्णमाला को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगर हम कहें कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है, हिंदी भाषा की लिपि वो है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी क्या है? देवनागरी लिखी है। अब हम आपको कुछ भाषाएं लिख रहे हैं, और उनकी हम लिपि, कुछ भाषाएं हैं जो उनकी लिपि क्या है इसके बारे में बता दें। जैसे देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये जो चार भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि है इनकी, लिपि देवनागरी लिपि है। यानी कि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इन भाषाओं की जो लिपि है वो है रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि। यानी कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, इन भाषाओं की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। अगर हम कहें कि उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है? उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो उर्दू भाषा की लिपि है
फारसी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। क्या है? गुरमुखी। और अरबी भाषा की लिपि तो अरबी लिपि है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इतना है। इन भाषाओं को याद रखेंगे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की लिपि रोमन लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है। देखिए, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का विकास कैसे हुआ, यानी हिंदी भाषा के पहले कौन कौन सी भाषाएं थी। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी के पहले कौन सी भाषा थी? सबसे पहले तो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद आई आपकी प्राकृत। प्राकृत के बाद आई आपकी पाली। देखिए, जो संस्कृत है ये देवताओं की भाषा थी, देवताओं की भाषा, इसको आप कह सकते हैं देव भाषा संस्कृत। प्राकृत जो है ये नहीं, इस प्राकृत नहीं आया, पहले पाली आया, सॉरी पहले पाली आया। पाली जो है वो बौद्धों की भाषा थी, यानी बौद्ध लोग सब पहले आए थे। किससे? जैन, तो बौद्धों की भाषा है पाली। उसके बाद प्राकृत आया। प्राकृत क्या है? जैन, जैनों की भाषा है। प्राकृत के भाग आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या है? इन सब भाषाओं का मिला जुला रूप, यानी कि वो भ्रमित था कि हमें इसके बाद कौन सी भाषा का प्रयोग हो, उसको हम लोग अपभ्रंश, यानी इन सब का मिला जुला रूप। अपभ्रंश के बाद जो भाषा आई वही क्या आई? हिंदी। अपभ्रंश के बाद की भाषा जो है हिंदी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए आपको कभी भी मिलान करने के लिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई थी।